आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। सवाल पता नहीं क्या था, मैं शोर में सुन नहीं पाया, लेकिन ऐसा जवाब देते हुए मुझे सुनाई दिए गुलाम नबी आज़ाद जब आज दोपहर को वो जम्मू में पहुंचे। बहुत वसी पैमाने के ऊपर उनका इस्तकबाल किया गया, एयरपोर्ट से लेकर गांधीनगर में उनका रेजिडेंस, फिर उसके बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर, और पूरी शहर में गहमा गहमी कांग्रेस की झंडियाँ एक बार अचानक से इतनी ज़्यादा नज़र आने लगी हैं जितनी शायद पिछले 10 साल में कभी नज़र नहीं आई होंगी। मैं आज जब ये सारा मंजर देख रहा था तो मुझे कुछ लगभग 20 साल पहले के कुछ वाक़यात, कुछ इसी किस्म के हालात जो हैं वो नज़र आ रहे थे। जब गुलाम नबी आज़ाद लगभग कुछ ऐसे ही सरकमस्टांसिस में पहले जम्मू आए थे और यहीं से दोबारा से उनका रिवाइवल हुआ था। तब हालात क्या थे और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब सूरत हाल क्या है और आगे क्या करने के इम्कानात हैं, मैं इस सब के बारे में बात करूंगा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की होती है। वो शायद वो दिल्ली की बात करते हैं लोग जो गालिब की दिल्ली हुआ करती थी। जो आज की दिल्ली है वो बड़ी निर्दयी और बड़ी निर्मम किस्म की है, कठोर है, सख्त है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो होती ही हार्टलेस है। थोड़ा सा पीछे जाकर मैं बात करूंगा, लेकिन क्विकली पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में। मेरे ख्याल में कुछ ऐसी एडवांटेजेस हैं गुलाम नबी आज़ाद की, कुछ ऐसे फीचर्स हैं इनके जो पॉलिटिकल जर्नी के, वो शायद बहुत ही कम पॉलिटिकल लीडर्स के इंडिया में हैं। 41 साल का इनका लेजिस्लेटिव करियर है। 41 साल यानी 4 दहाइयाँ, ये बहुत कम लोगों को ये एजाज़ हासिल है। डॉक्टर करण सिंह का लगभग इतना हो सकता है, और कोई मेरे जहन में ऐसा नज़र नहीं आता जिन्होंने 4 दहाइयाँ पूरी पार्लियामेंट के एक सदन में, दूसरे सदन में या लेजिस्लेचर में लगाई हों। ये गुलाम नबी आज़ाद 28 साल इनके रहे हैं राज्यसभा में, 10 साल लोकसभा में और 3 साल जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में। महाराष्ट्र से 2 बार इलेक्शन जीते और लगभग कोई 18 स्टेट्स के कांग्रेस पार्टी के अंदर जनरल सेक्रेटरी रह चुके। 4 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के साथ 2 टर्म, यानी 4 प्राइम मिनिस्टर और 5 टर्म, 6 टर्म, इंदिरा गांधी की 2 टर्म्स हैं कि मैं कुल मिला के 6 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ इनको काम करने का मौका मिला। लेकिन दिल्ली में मुसलसल यानी गुलाम नबी आज़ाद को एक तरह से कांग्रेस का ट्रबल शूटर, कहीं पे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में कहीं पे भी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही हो, कहीं अलायंस नहीं बन रहा है, जोड़ तोड़ नहीं हो रही है, कहीं पार्टी के अंदर बगावत हो रही है, तो सबसे बेहतरीन कौन होगा पार्टी का ऐसा मेंबर जो जाकर ऐसे इशू को रिजॉल्व कर सकता है, हमेशा गुलाम नबी आज़ाद को जाना जाता। लकी चार्म, कहीं पे काफ़ी वक्त से कांग्रेस की नंबरात नहीं आ रहे हैं, हुकूमत नहीं बन रही है, वहाँ पे इलेक्शन के इंचार्ज करके, जैसे आंध्र प्रदेश में इंचार्ज बनाकर भेजा जाए, तो कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को जहाँ पे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाकर भेजा जाता है वो स्टेट बाउंस बैक हो जाती है, कांग्रेस को वहाँ पे नंबरात हासिल हो जाते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाती है। ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो साथ ही साथ इनके इर्द गिर्द दोस्तों की और दरबार में एक इस किस्म की लॉबी भी तैयार हो रही थी जिनको ये मंजूर नहीं था कि गुलाम नबी आज़ाद की परवाज़ अब इससे भी ज़्यादा जाए। तो लिहाजा वो चाहते थे कि ये अब इनका जो डिमोशन है थोड़ा कद इनका छोटा हो या कंट्रोल में रहे, दरबार में जाएं, सलाम वगैरह करें, जिस तरह से वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, जो भी वहाँ से कहा जाता है करने के लिए वो करें। और जिस तरह से एक नौकरी का तरीक़ाकार होता है कांग्रेस पे कि आप एक नौकरी पेशा किस्म से आप सियासत कर सकते हैं, तो वैसे ही आप कीजिए। वो गुलाम नबी आज़ाद के मिजाज में काफ़ी, अगर आप इनका देखें, इन्होंने बैलेंस मेंटेन किया है कि भाई दरबार को भी कभी ज़्यादा नाराज़ नहीं होने दिया और नौकरी पेशा तबीयत है वो भी नहीं रखी। एक सियासतदान के तौर के ऊपर रहे हैं 42-45 साल जो अपना इनका सियासत में सफ़र रहा है। सीताराम केसरी ने जब रिवॉल्ट किया मिड 1990s में, तो गुलाम नबी आज़ाद उनके बेहद फेवरेट बने। जब आज़ाद उनके फेवरेट थे, उसके बाद जब 99 में जब सोनिया गांधी ने वापस टेक ओवर किया, तो उस वक्त ये बात याद रखी जाती थी कि 96 में वो कौन लोग थे जो सीताराम केसरी को जिन्होंने मजबूत किया। तो गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसे आदमी थे कि आप जिनको थोड़ा सा साइड लाइन करना ज़रूरी था। इस दौरान गुलाम नबी आज़ाद के पास बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो हैं उनके चार्ज थे बतौर जनरल सेक्रेटरी, यानी उत्तर प्रदेश का चार्ज था, केरला का चार्ज था और तमिलनाडु का चार्ज था। 2001 में इंतखाबात हुए केरला में, वहाँ पे तो सीट्स अच्छी आई, यानी कांग्रेस की मेरे ख्याल से कोई 80 के करीब सीट्स, 64 के करीब, 64-65 सीट्स इन्होंने हासिल की, कांग्रेस पावर में आ गई।
तमिलनाडु में जो पहले से पोजीशन है और बदतर हुई कांग्रेस की सीट्स में, वहाँ पे बहुत गिरावट हुई 2002 में। यानी कि 2001 का साल जो है ये एक इन्हांस्ड अकाउंटेबिलिटी का, इन्हांस्ड क्रिटिसिज्म का साल रहा कि जी ये स्टेट गुलाम नबी आज़ाद की थी, देखिए वहाँ पे क्या हाल हुए, फलां स्टेट में क्या हाल हुए। लेकिन सबसे जो बड़ी स्टेट और सबसे जो अहम स्टेट है, यानी जिससे कई प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जो स्टेट ये तय करती है कि अब डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं 2014 के बाद, लेकिन वो स्टेट तय करती है कि अब जो है देश में हुकूमत कौन बनाएगा। बीजेपी ने भी जाकर उत्तर प्रदेश को संभाला तो तब जाकर बात बनी। वहाँ के भी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे गुलाम नबी आज़ाद। फरवरी मार्च 2002 में जब वहाँ के असेंबली इलेक्शन के नताइज आए तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब आई। इतनी भी ख़राब नहीं, यानी कांग्रेस की तो टोटल 35 ही सीटें थी, 400 कुछ मेंबरान की असेंबली है, उसमें कांग्रेस की प्रीवियस असेंबली जो 96 का इलेक्शन हुआ था उसमें 35 ही सीटें थी। अब जब गुलाम नबी आज़ाद के अंडर कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा तो वो 35 से घट के 25 आ गई। यानी ये वर्स्ट जो परफॉर्मेंस है। उसके बाद वर्स्ट देखना था आखिरी इलेक्शन है, उसमें टोटल 7 सीटें आई हुई हैं। ये मेरे ख्याल से 1984 या 85 में आखिरी बार था जब कांग्रेस की 200 से ज़्यादा 265 के करीब सीटें आई थी। उसके बाद मुसलसल एक डिक्लाइन चल रहा था, लेकिन 2002 में पकड़ लिया सब ने। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद का मानते थे कि भी बहुत बड़ा एक तुर्क का पता है, गुलाम नबी आज़ाद लकी चार्म है, गुलाम नबी आज़ाद ट्रबल शूटर हैं, उनको उत्तर प्रदेश भेजा तो आप देखो उत्तर प्रदेश की कारकर्दगी क्या हुई। उसी दौरान यहाँ पे जम्मू कश्मीर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे मोहम्मद शफी कुरैशी जम्मू कश्मीर आने से पहले कई रियासतों के गवर्नर रह चुके हुए थे, तो बड़ा एक एरिस्टोक्रेटिक टाइप का उनका स्टाइल होता था। थोड़ा सारा वो जहाँ पे भी वो बात करते थे थोड़ी कंटेम्प्ट के साथ बात करते थे जो बाकी कांग्रेस लीडरान हैं उनके लिए। जिस दिन कुरैशी आए यहाँ पे 9 अगस्त 2001 को जम्मू में आए, सबसे पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया, मैंने उनके साथ बात की। मेरे साथ इंटरव्यू में उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के ख़िलाफ़ बात की, उन्होंने गुलाम रसूल कार के खिलाफ बात की, यहाँ तक कहा कि देखिए जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने कांग्रेस को हड़प लिया, यहाँ पे जो खिदमत ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ थी, प्रेस वगैरह थी, वो बेच बाच डाली गुलाम रसूल कार ने, और जो ज़मीन है वो उन्होंने हड़प ली श्रीनगर में। मैंने छाप दिया उसी तरह से, और दूसरे दिन वो काफ़ी सुर्खियों में चर्चा में आ गए। जहाँ पर भी किसी जलसे में जाते थे, किसी इंटरव्यू में बातचीत होती थी तो कुरैशी गुलाम नबी आज़ाद के बारे में कोई ना कोई बात ज़रूर कर दिया करते थे। तो लिहाजा आज़ाद और कुरैशी के बीच एक कोल्ड वार शुरू हो गई। कुरैशी एक नेशनल प्रोमिनेंस में गुलाम नबी आज़ाद से 7-8 साल पहले आ चुके हुए थे। यानी आज़ाद लेट 1970s में पहली बार या 81 में पहली बार डिप्टी मिनिस्टर बने। कुरैशी 10 साल पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज़ बन चुके हुए थे इंदिरा गांधी के साथ। कांग्रेस में एक बहुत बड़ा कल्चर है, अब तो आपके पास फेसबुक है, ये है व्हाट्सएप है, कोई भी चीज़ होती है आप इमीडिएटली उसको सर्कुलेट कर देते हैं। कांग्रेस में एक बहुत बड़ा कल्चर होता है, जैसे आप बीजेपी में देखते हैं ना, ये मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। ये बूथ के ऊपर जाते हैं, अपने वर्कर को स्ट्रेंथन करते हैं, देखते हैं पिछले इलेक्शन में किसने वोट दिया था, अगले इलेक्शन में कौन वोट दे सकता है, किसको अपने साथ हम ला सकते हैं, ये जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। कांग्रेस वाले क्या करते हैं कि अपने हेडक्वार्टर पे जाते हैं, वो न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स वहाँ पे इकट्ठी करते हैं और वहाँ से फैक्स करते रहते हैं दिल्ली। यानी एक ने स्टेटमेंट दी, उसके खिलाफ दूसरे के खिलाफ फैक्स कर दी, अखबार में खबर आई वो फैक्स कर दी। तो कुरैशी जब जब तकरीर किया करते थे, ये यहाँ से एक उसकी कटिंग लेकर उसको फोटो स्टेट करवा के दिल्ली में आज़ाद साहब को फैक्स करके भेज देते, देखिए कुरैशी आपके लिए ये बातें कर रहा है। तो दिल्ली में कुरैशी के खिलाफ गुलाम नबी आज़ाद वहाँ पे माहौल गरमा कर रखते थे और यहाँ पे कुरैशी आज़ाद के खिलाफ माहौल गरमा कर रखते थे। जब 2002 के उत्तर प्रदेश के रिज़ल्ट आए तो मार्च के महीने में अब सोनिया गांधी थी प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी की, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में बुलाकर उन्होंने एक असेसमेंट ली, एक बात करते हैं कि एक इंटरनल रिव्यू करते हैं कि हमारी खामियां क्या हुई। उसी महीने में कुरैशी ने इस्तीफ़ा दे दिया था बतौर जे.एंड के कांग्रेस प्रेसिडेंट। और दिल्ली में जब अकाउंटेबिलिटी की बात आई तो आज़ाद साहब ने चर्चा किया कुरैशी साहब की कारकर्दगी के बारे में। उन्होंने कहा कि उनके होते हुए आप देखिए कितने लोग पार्टी छोड़कर मुफ्ती सईद के साथ चले गए। उन्होंने नई नई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी, क्योंकि मुफ्ती खुद कांग्रेस से ही बाहर आए थे। वो पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की 96 में, कांग्रेस के अंदर रहकर लोग तैयार किए, उनको लेकर कांग्रेस में से बाहर निकले तो कांग्रेस को खाली कर दिया पीछे। तो ज़्यादातर इल्ज़ाम जो है वो कुरैशी के ऊपर आया। तो कुरैशी वहाँ पे बहस मुबासा हुआ, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, और कुरैशी ने कहा कि आप ही क्यों नहीं संभाल लेते जम्मू कश्मीर का चार्ज। इसी के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं जो ये चाहते थे कि गुलाम नबी आज़ाद को दिल्ली से डिस्प्लेस किया जाए, दिल्ली से निकाला जाए, उन सब ने कहा कि ये बात थी कि आप आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर में भेज दीजिए।
उस वक्त तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर, और आज तक भी जो है जितना लंबे वक्त तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मुसलसल मेंबर गुलाम नबी आज़ाद रहे हैं, इतना कांग्रेस का दूसरा कोई लीडर नहीं रहा, ऑफ कोर्स अदर दैन द फर्स्ट फैमिली। गुलाम नबी आज़ाद का उस वक्त तक बहुत सारी स्टेट्स के ये जनरल सेक्रेटरी रह चुके हुए थे, और कई प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स जो बड़ी बड़ी स्टेट्स के हैं, उनके जो अपॉइंटमेंट के ऑर्डर्स हैं वो गुलाम नबी आज़ाद अपने हाथों से इशू कर चुके हुए थे। उनका जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में जो पार्लियामेंट में सिर्फ 6 मेंबर भेजती है, वहाँ पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट बनकर आना ये एक बहुत बड़ी डिमोशन थी। यानी वो एक ऐसी पोस्ट के ऊपर आ रहे थे जिस पोस्ट के ऊपर उन्होंने बेशुमार तैनातियाँ अपने कैरियर में की हुई थी। दिल्ली में उस वक्त इतना ज़्यादा ये सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा टेलीविज़न वगैरह नहीं हुआ करता था, तो दिल्ली में जब लोगों ने पूछना शुरू किया, जो कांग्रेस के स्पोक्समैन हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, कि आप एक्सप्लेन कीजिए, यानी मीडिया पर्सन्स ने जो पूछना शुरू किया, इंटरव्यूज़ लेने शुरू किए कि एक्सप्लेन कीजिए कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे कदावर लीडर को आपने जम्मू कश्मीर में क्यों भेजा, तो कांग्रेस के जितने स्पोक्समैन हैं वो भाग गए। किसी ने भी कोई फेस करने की पोजीशन में नहीं था कि वो बता पाए। सिर्फ जयपाल रेड्डी हैं, उन्होंने थोड़ी सारी हिम्मत जुटाई और उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए जम्मू कश्मीर में इस साल इंतखाबात होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इसलिए हमने गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू भेजा है। दरअसल बात ये थी कि गुलाम नबी आज़ाद को दिल्ली से किसी तरीके से निकालना था। जो दिल्ली में उनका बढ़ता कद था कि आगे जाकर उनकी क्या पोजीशन बने थी, उसको प्रीएम्प्ट करना था, इसलिए उनको जम्मू कश्मीर भेजा गया था। यहाँ पे आए, इन्होंने बहुत मेहनत की। कुछ ही महीने रह गए थे 2002 के इंतखाबात को, जो अगस्त सितंबर में इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया। तो 27 मार्च 2002 को इनका ऑर्डर निकला अपॉइंटमेंट का बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट। 10 अप्रैल को ये जम्मू आज़ाद साहब जब तशरीफ़ लाए, तो जैसे आज एयरपोर्ट पे आए तो लाइन लगा के कांग्रेस के सारे लोग फूल गुलदस्ते वगैरह लेकर खड़े थे, और बाहर एक जनता का हजूम, एक खलकत पूरी, ट्रैक्टर, कारें, गाड़ियां, स्कूटर, मोटरसाइकिल बेशुमार ये इतने लेकर खड़े थे। 12 बजे के करीब ये जम्मू पहुंच के जनाना पार्क में इनका जलसा था, और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते 3:30-4 बज गए, क्योंकि इतना रास्ते में रश था। जगह जगह लोगों ने वेलकम के इंतजामात रखे थे। कांग्रेस में एक साइकोफेंसी का भी बहुत बड़ा कल्चर है कि हर एक लीडर अपनी एक टुकड़ी लेकर एक जगह पर खड़ा होगा, और वहाँ पर बड़े बड़े बैनर लगे हुए होंगे कि ये उसका वेलकम है, ताकि आने वाले लीडर का सामने नज़र पड़े कि देखिए ये इतने सारे लोग इकट्ठे करके लाया, ताकि वो नोटिस हो जाए। जब जनाना पार्क में पहुंचे, मैंने इसको अकम्पनी किया पूरी जर्नी को, ये देखने के लिए, स्टडी करने के लिए कि होता क्या है, लोगों के जज्बात किस तरह से होते हैं, पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स कैसे ऑपरेट करते हैं। जनाना पार्क में बहुत बड़ा जलसा हुआ। आज़ाद साहब को उससे पहले भी मैंने सुना था, जलसे पहले भी सुने, उसके बाद में भी सुने, कवर भी किए, लेकिन वो सबसे लंबा इनकी तकरीर थी। लगभग कोई 2.5 घंटे लंबी इनकी तकरीर चली। यानी 2.5 घंटे इनको लग गए ये चीज़ एक्सप्लेन करने में, लोगों को कन्विंस करने में कि क्या हुआ मेरे साथ, कि मुझे AICC जनरल सेक्रेटरी से मुझे जो स्टेट का PCC प्रेसिडेंट बनकर यहाँ पे क्यों आना पड़ा। इन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के वक्त से लेकर आज तक कांग्रेस के अंदर एक सिस्टम चला आ रहा है कि 1 मैन 1 पोस्ट। अगर आप AICC जनरल सेक्रेटरी हैं तो ऑब्वियसली आप PCC प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। अब चूंकि मैं PCC प्रेसिडेंट, क्योंकि मेरा शौक था कि होम स्टेट में आऊं, और पार्टी ने भी ये जिम्मेवारी दी मुझे बहुत बड़ी कि आप होम स्टेट में जाइए, तो इसलिए मुझे AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी, बतौर जनरल सेक्रेटरी मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ी बात थी कि गुलाम नबी आज़ाद जैसा लीडर जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन से रिज़ाइन करके और स्टेट कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने। लेकिन इन्होंने एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब आप आते हैं तो आप कोई आपकी किस कदर भी डिमोशन क्यों ना हो, आप उसको बता सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर है, ये हरियाणा नहीं है, ये पंजाब नहीं है। जम्मू कश्मीर में अगर मैं आया हूँ तो सिर्फ मामलात पार्टी के नहीं है, यहाँ पे मामलात जो है नेशनल इंटरेस्ट के हैं। यहाँ पे मामलात लार्जर जो पीस और स्टेबिलिटी है, लार्जर माहौल है जो जम्मू कश्मीर का, उसको एक लीडरशिप चाहिए, वो लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए मैं आया हूँ। आने वाले चंद महीनों में इन्होंने बहुत मेहनत की। कांग्रेस के पास सिर्फ कितने लोग थे, 7 लोग थे 1996 की असेंबली में, जिसकी मियाद 2002 में ख़त्म हो रही थी। 7 से ये अपनी तादाद को लेकर पहुंच गए 20 तक। 20 लोग कांग्रेस के जीत कर आ गए, और उसके बाद 5 लोग जो इंडिपेंडेंट, जो बेशुमार इंडिपेंडेंट, इसमें 2002 के इंतखाबात में 16 लोग बतौर इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे,
उनमें से 5 लोग और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ बैठकर उन्होंने दी और इनके नंबरात अब 25 हो गए। इसके अलावा 4 लोग पैंथर्स पार्टी के थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर बयान देकर उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट देंगे कोलिशन को उसी सूरत में अगर गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर होंगे तो इनकी पॉकेट में होंगे 29 नंबर। उधर मुफ्ती सईद के पास थे 16 नंबर, लेकिन उन्होंने कहा कि हीलिंग टच, कश्मीर की सेंट्रलिटी, कश्मीर इज़ सेंट्रल टू द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ का मामला है सारा, ये इलेक्शन साफ शफाफ है अगर तो इसका जो सारा एक इम्पैक्ट है वो कश्मीर में महसूस होना चाहिए। तो कांग्रेस में जो लोग बैठे हैं कहते हैं कि वाजपेयी साहब ने भी जो कांग्रेस की लीडरशिप को ये उस वक्त सजेशन दी, उन्होंने कहा कि ये जो मुफ्ती साहब प्रपोजल दे रहे हैं ये प्रपोजल ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी थे उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप को कहा कि आप अपनी पार्टी को रहने दीजिए, आप मुफ्ती सईद साहब को की पार्टी को लीड में जाने दीजिए, मुफ्ती सईद साहब को आप चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। ये जब सेंसिटिव मैटर्स होते हैं मुल्कों के, किसी वक्त में तमिलनाडु का था, पंजाब का था, असम का था, जम्मू कश्मीर का मुसलसल है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस या मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो टॉप लीडरशिप है वो आपस में कई बार सलाह मशवरा कर लेते हैं। यानी अगर आप गवर्नमेंट में हैं, आप अपोजिशन में भी जाकर आप उनको बोलते हैं कि हमें लगता है कि जो ओवरऑल नेशनल पॉलिसी है उसमें ये चीज़ फिट बैठती है, आप इसको इस तरह से कर लीजिए। तो ये शायद अब मैं आगे बात करूँगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि वही चीज़ वापस हो सकता है, एक दूसरे तरीके से इस वक्त रिपीट भी हो सकती है आने वाले दिनों में। तो उन्होंने ये तय पाया कि मुफ्ती सईद बनेंगे चीफ मिनिस्टर। तो गुलाम नबी आज़ाद काफ़ी डिजेक्टेड महसूस कर रहे थे, लेकिन जो उनका असल जो था ऑब्जेक्टिव था कि कांग्रेस के अंदर वापस रिवाइवल और जो नेशनल लीडरशिप में जो रोल है वो दोबारा हासिल करना, अगर जम्मू एंड कश्मीर की चीफ मिनिस्टरशिप ना भी मिली। जब शुरू में आए थे तब तो ऐसी ख्वाहिश नहीं थी, जब नंबरात बन गए तो तब लगा कि ये मेरी मेहनत है, ये हासिल किया है। पार्टी तो सेंटर में भी पावर में नहीं है, अभी सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रह लेते हैं। ये बात जब ना बन पाई तो आज़ाद वापस गए, इनको एडिक्वेटली वहाँ पे रिहेबिलिटेट किया गया, प्रमोट किया गया, कुछ महीनों के बाद इनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। और जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद ये जैसे आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स का इनको चार्ज मिल गया, और आंध्र प्रदेश में एक लंबे वक्त से जो ससुर दामाद उनकी पार्टी थी, उनकी गवर्नमेंट थी, चंद्रबाबू नायडू वगैरह, उनको डिस्प्लेस करके YSR रेड्डी, जो जगन मोहन रेड्डी हैं इनके वालिद, वो एक यानी एक कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस वहाँ पे बाउंस बैक हुई और गुलाम नबी आज़ाद को उसका बहुत बड़ा क्रेडिट मिला। 2004 में कांग्रेस को नेशनल लेवल के ऊपर भी नंबरात मिल गए, अलायंस बन गया और ये वापस मरकज़ में बन गए मिनिस्टर। तो आंध्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ये रहे 2004 से लेकर 13 तक मुसलसल, और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी ही रहे कई जगहों पे। जब आगे जम्मू कश्मीर में 2005 से लेकर 8 तक जब ये चीफ मिनिस्टर रहे, तब भी इनके पास कांग्रेस के बड़े इंपॉर्टेंट अहम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो रहा करती थी। अब है बात 2021 की, यानी जो मैं बात बता रहा था उसको अब 19 साल हो चुके हैं, और कांग्रेस की इस वक्त जो सिचुएशन गुलाम नबी आज़ाद की कांग्रेस की दिल्ली में है वो लगभग वैसे ही है जैसी 2001 या 2 में थी। यानी बड़े दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता सारे बंद हो चुके हुए हैं। वो सिर्फ बात गुलाम नबी आज़ाद की ही नहीं, जिन्होंने 28 अगस्त 2020 को 23 लोगों ने जिन्होंने लेटर लिखा था कांग्रेस की लीडरशिप को कि अगर आप इंटरनल रिफॉर्म्स नहीं कर सकते तो ये पार्टी चलेगी कैसे, वो गुलाम नबी आज़ाद की सरपरस्ती में ही थे, लेकिन बड़े लीडर थे सारे जिन्होंने ये बात पार्टी लीडरशिप को बताई। पार्टी लीडरशिप ने उनकी बात सुनने के बजाय उनको पनिशमेंट दी और सबको साइडलाइन कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन जो एक ओवरहॉल है, रिफर्बिश है, वो किया उन्होंने, नए लोगों को जनरल सेक्रेटरी, इंचार्ज स्टेट वगैरह उन्होंने बनाया, लेकिन जो ये लोग थे इनको पनिशमेंट दे दी, इनको साइडलाइन कर दिया गया। अभी राज्यसभा में आज़ाद साहब की इसी महीने टर्म एक्सपायर हो गई। अब ये लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, राज्यसभा के मेंबर नहीं है, ये भी पहली बार हो रहा है। और एक जो कांग्रेस की अलाइड पार्टीज़ हैं, जो सारी दोस्त पार्टीज़ हैं, इन सब की तरफ से भी एक मशवरा आया कि आपके पास अपने नंबरात तो नहीं है, लेकिन हम मिलजुल कर आपकी मदद कर सकते हैं, आप गुलाम नबी आज़ाद को वापस लाइए राज्यसभा में। लेकिन ये बात भी कांग्रेस लीडरशिप को गवारा नहीं गुजरी, उन्होंने ये बात नहीं मानी और ये प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया। सो गुलाम नबी आज़ाद इज़ मोर और लेस ऑन हिज ओन हैं, कोर कांग्रेस लीडर हैं। जिस दिन
राज्यसभा में तकरीर हुई इनके फेयरवेल की, मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब रो गए 2 बार, ऐसे करके सल्यूट किया उन्होंने। उसके बाद कई लोग कहते हैं कि जी आज़ाद साहब का शायद रुझान बीजेपी की तरफ है, उसमें और कोई को क्या ही वजाहत करेगा। आज़ाद साहब ने खुद कहा कि मैं बीजेपी उस दिन ज्वाइन करूंगा जिस दिन कश्मीर में काली बर्फ़ पड़ेगी, यानी ये सवाल ही नहीं पैदा होता, ये चीज़ जो है ये अनथिंकेबल है, ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। लेकिन होगा क्या और पॉसिबिलिटीज़ इस वक्त क्या हैं, जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, आज़ाद साहब की पोजीशन क्या है, उसका आपको अंदाज़ा नज़र आ गया। कांग्रेस में ऑर्गेनाइजेशन में भले ही इनकी कोई पोजीशन ना हो, लेकिन कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद को आसानी से आइसोलेट करना और बिना किसी काम के एक जगह के ऊपर बिठा देना, मेरे ख्याल से ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आज जब जम्मू में आए हैं आज़ाद साहब, तो कम से कम वो जो 23 लीडर्स हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी वो सारे वॉच कर रहे हैं, और कम से कम उनमें से 6 लीडर ऐसे हैं जिनमें से कपिल सिब्बल, विवेक तनखा वगैरह ये शामिल हैं, जिनका ये भरपूर तावन है आज़ाद साहब के साथ, ये भरपूर सपोर्ट है, और वो ये चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू से, ख़ास करके जम्मू कश्मीर से एक ऐसा माहौल तैयार करें कांग्रेस का, एक ऐसा माहौल तैयार करें पार्टी का कि सेंटर में उनको अंदाज़ा हो कि ये जो लीडर्स हैं जिनको हमने आइसोलेट किया था, इनके जो अपने रीजन्स हैं वहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस है, ये बड़ा काम कर सकते हैं। अब कपिल सिब्बल हों, अनंत शर्मा हों या विवेक तनखा हों, इनकी अपनी स्टेट्स में या कहीं पे भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो बहुत ज़्यादा दाग इनकी है नहीं है, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद का कैरिज्मा है, जम्मू कश्मीर में उनकी एक वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी है, यहाँ पर वो काम कर सकते हैं। लेकिन उन सब की आँखें गुलाम नबी आज़ाद पे हैं कि यहाँ पे ये कुछ कर पाएँ। अगले महीने यानी मार्च की 3 तारीख को जो इस वक्त के कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं गुलाम अहमद मीर, जिनकी लीडरशिप में कांग्रेस ने एक मुसलसल डिक्लाइन देखा है, मुसलसल डिक्लाइन यानी हर सतह के ऊपर जो भी इलेक्शन जहाँ पे भी हुआ है, और बहुत सारे लोग जो मीर को याद रखा जाएगा कि उनके जो दौरे लीडरशिप, उनकी जो सरपरस्ती के अंदर टॉप कांग्रेस लीडर जो हैं वो पार्टी छोड़कर यहाँ वहाँ चले गए। 3 मार्च को उनको पूरे 6 साल हो जाएंगे बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर में बैठे हुए। कांग्रेस में ये कल्चर तो है नहीं है कि आप हर साल इलेक्शन करवाएं और आप डेलीगेट्स को बोलें कि आप वोट डालें, वो तो दिल्ली में ही सारा फैसला होता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगी, वो अपने AICC को या CWC को या स्टेट की जो वर्किंग कमेटी है उनको बोल देंगे कि ये हमने इनको दोबारा से नॉमिनेट कर दिया, अपॉइंट कर दिया, हमारे मंजूर नज़र हैं, ये चलते रहेंगे, वो इसी तरह से होगा। बहुत सारे लोग जो हैं विद इन कांग्रेस, जिनके आज वो थे फूल गुलदस्ते वगैरह तो लेकर आए हुए थे, लेकिन उनके चेहरे मुरझाए हुए नज़र आ रहे थे। बहुत सारे जो थे वो बबल कर रहे थे एनर्जी के साथ, एंथुसियाज्म के साथ। वो जो कांग्रेस में जो कोर कांग्रेस के लोग हैं बहुत सारे, वो चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद आएँ, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा वक्त बिताएं, यहाँ पे काम करें और कांग्रेस का रिवाइवल हो, कम से कम कांग्रेस की भी एक एक्टिविटी हो, कांग्रेस की भी एक विजिबिलिटी हो। कांग्रेस की विजिबिलिटी इन्हांस हुई सिर्फ 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ता पहले से आप अखबार का कोई पन्ना पलटें, फेसबुक देखें, ट्विटर देखें, यहाँ देखें, वहाँ देखें, आपको हर वक्त जो हर जगह जो है वो कांग्रेस नज़र आ रही थी। वो जब के गुलाम नबी आज़ाद का टूर प्रोग्राम आया जम्मू कश्मीर का, तो कांग्रेस एकदम जो है वो बिल्कुल एक्टिव होगी, उसकी विजिबिलिटी इन्हांस होगी। अदरवाइज जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है कांग्रेस का, वो कहाँ पे है? तो बहुत सारे चेहरे जाहिर है कि मुरझाए हुए हैं कि ये क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, इनका क्या मतलब है, ये हो गया, अब इन्होंने 42 साल लगाए वहाँ पे, अब लीडर ऑफ अपोजिशन से भी ये रिटायर हो गए, छुट्टी वुट्टी करें, हॉलीडे करें, यहाँ पे क्यों आए? लेकिन एक बड़ा तबका है कांग्रेस का, सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं, ओवरऑल भी जो है जो गुलाम नबी आज़ाद की मकबूलियत है, पॉपुलैरिटी है जम्मू कश्मीर में, मेरे ख्याल में वो इस वक्त काफ़ी वसी है। जिस तरह से आज एयरपोर्ट पे देखा जा रहा था, वो चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद आएँ और कम से कम एक पार्टी में एक एक्टिविटी हो, एक एंथुसियाज्म हो, और ये पार्टी भी एक रेकनेबल एक फोर्स बने, क्योंकि इलेक्शंस का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ ही महीनों तक इलेक्शन की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन आज़ाद क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? आज़ाद की उम्र है इस वक्त 72 ईयर्स, 72 साल है। हाल ही में मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही, जिससे मुझे थोड़ा सा इंडिकेशन, वो कहते हैं कि अगले आने वाले 5-6 साल इट लुक्स लाइक, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी है, कई लोगों के लिए जो उम्र है वो एक लिमिटिंग फैक्टर बनता है, यानी यशवंत सिन्हा के लिए मार्गदर्शन मंडल में चले जाएं, अडवाणी साहब मार्गदर्शन मंडल में चले जाएं,
लेकिन कई लोगों के लिए जो उम्र है वो सिर्फ एक फिगर है, एक हिंसा है। जैसे ई मुरलीधरन जो हैं वो जिनको वो मेट्रो मैन कहते हैं, वो पोस्ट 75 हैं लेकिन अभी बीजेपी में शामिल होंगे और केरला में इलेक्शन भी लड़ेंगे। गुलाम नबी आज़ाद 72 हैं और 72, और ये समझते हैं कि आने वाले 6-7 साल, 5-6 साल जो है ये फिज़िकली एक्टिव और मेंटली अलर्ट रहेंगे अगर ऐसे ही चलते रहे। तो ये वक्त है इनके पास 5-6 साल का जिसको ये मीनिंगफुली यूटिलाइज कर सकते हैं बेहतर तरीके से। दो ऑप्शंस हैं, या तो जो ज़िंदगी में सियासत में इतनी मसरूफियात और उसमें जो अपनी फैमिली के साथ, खुद के साथ कोई पढ़ाई करना, कुछ देखना, कहीं पे जाना, जो चीज़ें ज़िंदगी में नहीं की वो की जाएं, या दूसरी ऑप्शन ये रहेगी कि जम्मू कश्मीर में आए और जम्मू कश्मीर में आकर यहाँ का माहौल देखा जाए कि अगर जम्मू कश्मीर में कुछ काम किया जा सकता है सियासत में। जाहिर सी बात है वो डिपेंड करेगा, उसका की फैक्टर एक रहेगा, और ये आप किसी वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब से खुद भी सुनेंगे। उसका की फैक्टर ये रहेगा कि अगर रिलीजन, मज़हब जो है ये लगातार पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन करता रहेगा, ऐसा वो चेक करना चाहेंगे कि अगर मज़हब लगातार पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन करना चाहेगा तो तब गुलाम नबी आज़ाद अपने आप को अननेसेसरीली एट द एंड ऑफ हिज करियर अपने आप को ज़ाया नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर पॉलिटिक्स एक कॉम्पिटिटिव तरीके के साथ इश्यूज़ के ऊपर, वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो कम्पीट करके होगी तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि काम किया जाए। तो आने वाले वक्त में यानी 1-2 महीने में ये बात थोड़ी सारी और क्लैरिटी के साथ नज़र आएगी कि गुलाम नबी आज़ाद टुवर्ड द एंड हॉलीडेइंग करना चाहते हैं या जम्मू कश्मीर में ज़्यादा वक्त स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नेशनल लेवल के ऊपर कई बार पार्टियां एक दूसरे के साथ मशवरा कर लेती हैं कि जम्मू कश्मीर जैसी जगह जो हसास है, सेंसिटिव है, वहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई मशवरा होता है तो जो एक नेशनल पॉलिसी है जम्मू कश्मीर में, उनको वहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद जैसा आदमी जो है वो ज़्यादा सूट करता है, ज़्यादा यूज़फुलनेस एक ख़ास पॉलिटिकल सिनेरियो में रहती है कि जो कभी चाइना को इनवाइट नहीं करेंगे कि आओ आप हमारा मामला हल करवाओ, जो पाकिस्तान को इनवाइट नहीं करेंगे आओ आप हमारा मामला हल करवाओ। आज़ाद जब चीफ मिनिस्टर थे तो तब भी है ना डेवलपमेंट ये बात करते हैं, बाकी जो है सेंटर और स्टेट के दरमियान जो मामलात हैं वो रिजॉल्व किए जा सकते हैं। अगर किसी और मुल्क के साथ है तो वो सेंटर देखेगा कि उन्होंने क्या करना है। तो देखते हैं आने वाले हफ्तों में या 1-2 महीनों में ये कैसे चीज़ उभर कर सामने आती है। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया।